Hello everyone, my name is Siddharth Kaushal and this year I have secured AIR 749 in UPSC CSE exam and this was my third attempt in UPSC. Okay, so and this session is optional specific, so we will talk only about optional and I have talked about my GSS strategy in previous video. So this video will be optional specific and my optional was political science and international relations. Okay, so good evening everyone. You can connect me personally at my Instagram handle. Okay, so there's a list of question that we will. तो ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब भी हम ऑप्शनल की बात करें, ठीक है, जब हम ऑप्शनल की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ऑप्शनल हम कैसे चूज़ करें। तो मुझे लगता है 2 से 3 पैरामीटर्स होते हैं ऑप्शनल को चूज़ करने के। उसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ये है कि जब भी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड है कि नहीं उस ऑप्शनल में। मैनी टाइम्स क्या होता है कि जैसे बीए या बीएससी वाले होते हैं, इवन इंजीनियरिंग वाले, तो उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है उस ऑप्शनल में। जैसे मैंने बीए किया हुआ है तो मैंने अपना बीए और एमए दोनों ही पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस वाज एन ईजियर ऑप्शन फॉर मी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। ओके, सो एक पैरामीटर ये हो गया क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज है या नहीं उस ऑप्शनल के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप देखें कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑल्दो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होती है किसी ऑप्शनल की, बट हम क्या होता है कि हमें उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। तो हमें ऐसे में ये देखना चाहिए कि जो ऑप्शनल हम चूज़ करने वाले हैं उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ये दूसरा ऑप्शनल भी हो सकता है, जो आपके ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उससे दूसरा ऑप्शनल भी हो सकता है, ये है ना। तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा, ये डिपेंड करता है कि ईयर टू ईयर भी डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है तीसरा ऑप्शन। बट ये जो ऑप्शन है वो है कि आपको जो ऑप्शनल है आपका उसकी लेंथ कितनी है और उसमें मार्क्स कैसे आते हैं। कुछ ऑप्शनल ऐसा कहा जाता है कि बहुत लेंदी है ऑप्शनल, PSIR इज़ वन अमॉन्ग दैम, कि PSIR एक लेंदी ऑप्शनल है और उसमें बट इसमें मार्क्स अगर आप मेहनत करें तो आप अच्छे से इसमें जो है वो स्कोर कर सकते हैं। आई विल टेक यू, मैं आपके डाउट्स ना अभी बाद में लेता हूँ, ठीक है। अब PSIR ऑप्शनल, मैंने PSIR ऑप्शनल इसलिए चूज़ किया है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मेरा जो MA है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है और मैंने नेट JRF भी पॉलिटिकल साइंस में ही क्लियर किया हुआ है, तो मेरे पास प्रीवियस नॉलेज थी। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि यार हमारी जो डे टू डे हैपनिंग्स होती हैं ना उनसे ही बहुत ज़्यादा हम उसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या डिसीजन लिए हैं, इज़राइल, पैलेस्टीन, US, रशिया, क्या इंडिया का क्या रोल है इन सब के बीच में। तो पॉलिटिकल साइंस एंड IR एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि अगर आप चाहें तो आप अपनी UPSC जर्नी में इसको ले सकते हैं। तो ये मेरा जो है वो मेरा रीज़न हो गया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड IR क्यों लिया था अपने UPSC की प्रिपरेशन में। अब मैं आपको थोड़ा UPSC के बारे में बता दूं। तो UPSC में जो है, मैं आपको UPSC के बारे में PSIR ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बता दूं। तो PSIR ऑप्शनल में ऑप्शनल जो है इसमें हम मेजरली 2 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स ईच, और हर पेपर में जो पेपर आता है उसमें हर पेपर सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइडेड होता है। PSIR में अगर हम पेपर 1 देखें तो ये मेजरली इसमें जो आता है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर है। और सेकंड जो पेपर है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, जिसमें हम IR की थ्योरीज पढ़ते हैं, IR के थिंकर्स पढ़ते हैं और इंडिया और जो मेजर पावर्स हैं उनके रिलेशन पढ़ते हैं, और इंडिया के जो और पावर्स के साथ जो रिलेशन है उनको हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी करते हैं। अब जो है वो
अगर हम पेपर वन और पेपर वन की बात करें, पेपर वन सेक्शन ए की बात करें, तो पेपर वन सेक्शन ए में जो मेन हम पढ़ते हैं वो होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल, इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरीज। अब जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल थ्योरीज होती है ना, ये अराउंड 40% आपका सिलेबस कवर करती हैं। तो जब भी हम ऑप्शनल की पढ़ाई करते हैं ना, तो मेजर टाइम जो है ना, ये ही जो सेक्शन पेपर वन सेक्शन ए है, ये आपका जो मेजर टाइम है वो ये सेक्शन, ये जो है सेक्शन लेगा आपका। बट आपको लगेगा जब आप पेपर वन सेक्शन ए की तैयारी करेंगे कि तो ऐसा लगेगा यार पेपर टू तो मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर पेपर वन सेक्शन बी में तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन आपको इन सब चीज़ से इतना घबराना नहीं है और इतना पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पेपर वन सेक्शन ए अच्छे से करते हैं ना, तो इट विल हेल्प यू इन पेपर सेक्शन टू एज वेल, और पेपर वन के दोनों सेक्शन, पेपर टू के दोनों सेक्शन में भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे आपको जो है तैयारी करनी है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अब मैं कुछ रिसोर्स, मैंने कैसे तैयारी की थी, तो ऑप्शनल एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो मुझे लगा था कि मैं खुद से इसको तैयार नहीं कर पाऊँगा। तो कोविड के टाइम में मैंने शुभ्रा रंजन IAS से ऑप्शनल की कोचिंग की थी, जो कि मैंने ऑनलाइन मीडियम में ली थी। अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि वो मैम के करस्पॉन्डेंट कोर्स है उसे आप मंगवा सकते हैं, या फिर बाज़ार में भी मैम के जो सोर्सेज हैं, वो मैम के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं ORN में, या किसी भी शॉप से आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो सोर्सेज हैं इनको इग्नू के जो नोट्स हैं उनसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम कई सारी बुक्स के पीछे भागते हैं जब हम ऑप्शनल PSIR जैसे ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, बट मैं क्या समझता हूँ कि जो मैम के नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हैं कि आपको और नोट्स की तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। मैम खुद ही इतने कॉम्प्रहेंसिव और इतने, मैम के नोट्स ही इतने बल्कि हो जाते हैं कि आप आराम से ना उन मैम के नोट्स पढ़ के ही जो है अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। यार एथिक्स के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एक बनाई हुई है, उसमें आप एथिक्स की जो स्ट्रेटजी है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कई और टॉपर्स की वीडियो हैं, तो आप ये जो सेशन है ये ऑप्शनल स्पेसिफिक है, तो वी शुड रिमेन स्टिक टू दैट। ठीक है, तो मैंने अपने सोर्सेज बता दिए। अब क्या होता है कि अब मैं अपना टाइम टेबल ही बता दूँ ऑप्शनल के। तो मैं क्या करता था, मैं तीन घंटे के 3 स्लॉट्स में पढ़ा करता था, जिसमें मैं 3 से 4 घंटे अपने ऑप्शनल, 3 घंटे का जो एक बीच वाला स्लॉट है वो मैं अपने ऑप्शनल के रखा करता था, और जो तीसरा जो स्लॉट होता था 3 घंटे का, उसमें मैं अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी किया करता था। तो आप जो है वो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे करें? ओके, सो अब जो है वो एक और क्वेश्चन आता है कि PSI, अब जब हम ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ऑप्शनल में कई बार हमारे कम नंबर आते हैं। तो इसका एक मेजर रीज़न ये है कि हम जो है ना ऑप्शनल को GS टाइप आंसर लिखने लगते हैं। ऑप्शनल में मुझे लगता है कि हमें पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखने चाहिए। हम बीच बीच में पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बट एक थ्योरेटिकल टच देने के लिए ना हमें अपने जो ऑप्शनल के आंसर्स हैं उन्हें हमें हमेशा थ्योरेटिकल वो पैराग्राफ फॉर्म में उन्हें आंसर करना चाहिए। और दूसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करें तो हमें क्या होता है कि हमें थ्योरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जिससे हमारा जो आंसर है ना उनमें एक एकेडमिक टच फील हो, और ऐसा लगे कि यार हमने एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की, वो यूज़ करके हमने अपने आंसर्स जो है उन्हें लिखा है। कि इससे जो पेपर चेक करने वाले जो प्रोफेसर में हाईली प्रोबेबल है कि जो प्रोफेसर्स हैं वही हमारे पेपर चेक करते हैं, तो उन्हें भी लाइक दे नो अबाउट थ्योरीज एंड ऑल, तो उन्हें भी ये लगना चाहिए कि यार ये बच्चा जो है ये वेल रेड है और इसने कई सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, उसके बाद ही इसने अपने आंसर्स को लिखा हुआ है। अब सिमिलरली मैं पेपर वन सेक्शन ए की बात करूं तो मैम के नोट्स जो हैं उनसे आप अपने जो आंसर्स हैं उन्हें
पूरी तरीके से मैं तो उन्हीं पे डिपेंडेंट था और मैंने उनका ही यूज़ करके अपने जो आंसर्स हैं उन्हें लिखा था। आप चाहें तो इग्नू के कुछ नोट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स हैं वो सेशन के एंड में लेता हूँ, तो आप प्लीज़ तब तक रुकें। तो मैंने पेपर 1 सेक्शन ए के लिए पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए मैम के नोट्स ही जो यूज़ किए थे। इसके अलावा पेपर 1 सेक्शन बी के लिए भी मैंने मैम के नोट्स यूज़ किए थे। इससे आप जो है अपने नोट्स हैं वो आर्टिकल्स के थ्रू एनरिच कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू एनरिच कर सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर से जो आप एग्जाम्पल्स मिलते हैं आपको वो आप लिखते जाएं और उन्हें अपने जो आंसर्स हैं पेपर 1 सेक्शन बी में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, जिससे जो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा एक एनरिच्ड आंसर लगे। ऐसा ना लगे कि जस्ट आप कहीं से नोट्स पढ़ के आ गए और आपने लिख दिए हैं। पेपर 1 सेक्शन बी में लगना चाहिए कि हाँ यार, आप जो करंट के एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आपको पेपर 1 की जो है तैयारी करनी है। अब आता है पेपर 2 सेक्शन ए और बी। अब पेपर 2 सेक्शन ए और बी में क्या होता है कि बच्चे जो हैं बहुत ही जीएस टाइप आंसर लिखने लगते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट है कि हम थ्योरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साउथ एशिया के जो कंडीशन है उसकी बात कर सकते हैं, साउथ एशिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी बात करें, तो हमें थ्योरीज़ का यूज़ करना चाहिए। जैसे प्रिजनर्स डिलेमा हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। लैक ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो अप्रोच है उसे यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी है रिचर्ड रोज़क्रैंस की, और ये हमें यूज़ करनी चाहिए। लैक ऑफ फंक्शनलिज्म जो है वो थ्योरी हमें यूज़ करनी चाहिए। और हमें इन थ्योरीज़ को यूज़ करके जो है अपने आंसर्स को एनरिच हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम सॉल्यूशंस भी लिखें तो तब भी हमें थ्योरीज़ का है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जो मैंने आपको थ्योरीज़ बताई। और थिंकर्स, हमें ना जो अपने आंसर्स हैं उनमें थिंकर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ना कि स्कॉलर्स का। क्या होता है कि जब हम ऑप्शनल के आंसर लिखते हैं तो हम बच्चे क्या करते हैं कि स्पेशली आईआर में कि ऐसे थ्योरिस्ट लिखने लगते हैं जैसे स्कॉलर्स लिखने लगते हैं, जैसे कि सुहासिनी हैदर हो गया और सी राजा मोहन हो गया। आप नो डाउट इनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको प्रेफरेंस देनी है थिंकर्स को, जैसे मीर शाइमर हो गए, केनेथ वॉल्स हो गए। जब आप इनका नंबर इनके बारे में लिखेंगे ना, तब आपको नंबर मिलेंगे। और जो थ्योरीज़ हैं वो इन्हीं थिंकर्स द्वारा दी गई हैं। तो आपको ये जो थिंकर्स हैं ना, इन्हें प्रेफरेंस देनी है अपने आंसर राइटिंग करते समय। तो ये जो है वो आंसर राइटिंग हो गई। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इनडायरेक्टली PYQs ही रिपीट होते हैं, और जो कुछ PYQs जब आप एनालाइज करेंगे ना तो आपको थीम पहचाननी है। जैसे आप देखेंगे जस्टिस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही है, इक्वालिटी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही है, डेमोक्रेसी के ऊपर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर 1 में। तो आपको ना ये थीम्स आइडेंटिफाई करनी है कि भाई किन थीम्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। फेमिनिज्म पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ह्यूमन राइट्स के ऊपर आजकल हर साल ही हमें क्वेश्चन के लिए देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ऐसे में PYQ को एनालाइज करना, जिससे हम ट्रेंड को समझ सकें क्वेश्चन में। सिमिलरली पेपर 2 में भी अगर आप देखें ना तो हर अल्टरनेट ईयर पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपीट की जाती है। मेजर पावर्स जो हैं जैसे इंडिया रशिया, इंडिया US, इंडिया चाइना, इनके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है हर साल एक ना एक। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है तो इस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। पैलेस्टीन के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो ये 2024 में भी आया था बट मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में, इंडिया ईरान के कंटेक्स्ट में आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। तो ऐसे जो है वो हमें अपने जो PYQs हैं उन्हें एनालाइज करना चाहिए। और करंट में जो चल रहा है इससे हमें एक प्रेडिक्ट कर खुद से अपने ऐसा होना चाहिए कि हम प्रेडिक्ट कर सकें क्वेश्चन को कि हाँ यार ये आना है, तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस ईयर में। ठीक है यार, टेस्ट सीरीज़ एक और क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है।
और ऑप्शनल में जो है आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए कि जो आपके आंसर्स हैं वो यूपीएससी लेवल के लिख रहे हैं कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में आंसर ही लिख रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम ऐसे आंसर लिखते जाते हैं कि वो हमें तो पढ़ने में अच्छा लगता है, बट एक्चुअली में वो यूपीएससी की जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे सफाइस नहीं करता। तो जो है टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट सीरीज़ के जो मार्क्स हैं ना उन्हें बिल्कुल दिल पे मत लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको जनरली कम मार्क्स दिए जाते हैं, बट यूपीएससी में जो एक्चुअल अगर आप पेपर लिखते हैं तो उसमें आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाता है कई बार। मतलब मेरे साथ तो हमें ऐसा ही हुआ है। ऑप्शनल की कोचिंग अगर आप ले सकते हैं तो ले लें ऑप्शनल की कोचिंग। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस डली हुई हैं। एक प्लेलिस्ट डली हुई है, शायद एक डीयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सारे ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरी जो बुक लिस्ट है, मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स यूज़ किए हैं, उसके अलावा मैंने कोई भी जो है बुक यूज़ नहीं की थी। मैंने इस बार प्री नहीं दिया। ठीक है, रिव्यू। अब एक और चीज़ आती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं अपने जो ऑप्शन। स्वप्निल मैं आपका आंसर करता हूँ 2 मिनट। मेरा मीडियम जो है वो इंग्लिश था, तो अब जो है वो बुक शॉर्ट नोट्स अपने नोट्स कैसे बनाएं। तो पहले तो जो अगर आप कोचिंग में हैं तो मैम जो नोट्स बनाती हैं आप उन्हें उन नोट्स को ही अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा ऑप्शनल में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रिवीजन करें, कैसे करें, क्योंकि 6 से 7 रजिस्टर अगर आप पूरी कोचिंग करते हैं ना तो 6 से 7 रजिस्टर हो जाते हैं टोटल। अब आप इतने सबको तो 5-6 दिन में रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, जो ऑप्शनल और जीएस के बीच में टाइम मिलता है, करीब 4-5 दिन का टाइम मिलता है। तो ऐसे में क्या है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने आना चाहिए, पर शॉर्ट नोट्स को ना हमें तभी बनाना चाहिए जब हम 6 से 7 रीडिंग अपने जो मेन नोट्स हैं उनकी कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दी के चक्कर में हम पूरे नोट्स ही फिर से छाप देते हैं। अब शॉर्ट नोट्स में ना आपको एक पेज के लिए एक टॉपिक के लिए एक पेज के नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, और इसमें भी जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना केवल वही लिखनी है। जैसे थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी हो गया, तो अब थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी स्टेट के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, तो आपको ना केवल कीवर्ड्स ही इसमें लिखने हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ये आया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेरे नोट्स हैं। ठीक है, ये अगर आप देख सकें तो ये मेरे ऐसे नोट्स हैं केवल मुझे ही समझ में आएंगे, और ये आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बाद में किसी के साथ शेयर करें। आपको आधी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, और जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है ना केवल वही आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो जैसे ये है, ये जो एक टॉपिक है स्टेट, तो स्टेट के ऊपर मेरे पास के 1 पेज के नोट्स हैं। फिर ये यहाँ से ये दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है, सिटीजनशिप। तो स्टेट के ऊपर, और अगर आप मेरे जो एक्चुअल नोट्स हैं ना उसमें तो आप पढ़ेंगे ना तो 25 से 30 पेज में जो है जो स्टेट है उसके बारे में ख़त्म किया है मैंने, उसके बारे में नोट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक आ गया थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के ऊपर आ गया, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, फिर जो उसके थिंकर्स हैं लास्की जैसे, और फिर इसके बाद जो मैकाइवर है वो क्रिटिसिज्म में, ये सब लिखना है। फिर ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब लिखते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। सिमिलरली मैं डेमोक्रेसी के नोट्स भी दिखाता हूँ आपको। जैसे डेमोक्रेसी एक टॉपिक है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर आप पहले डेमोक्रेसी की मैंने डेफिनेशन लिखी है गांधी के अकॉर्डिंग, अंबेडकर के अकॉर्डिंग। अब आपको ना केवल कीवर्ड लिखना है। जैसे अंबेडकर ने कहा है कि डेमोक्रेसी गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, तो मैंने लिखा है कि अंबेडकर वॉइस टू वॉइसलेस, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर ली क्वान यू और अमर्त्य सेन के बीच में डिबेट है। फिर ये थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासिकल, मॉडर्न और मैकपर्सन का व्यू। सिमिलरली ये है जो हम पढ़ते हैं तीनों डेमोक्रेसी के टाइप्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ये मैंने देखी इतने से बनाया। अब ये जो मेन नोट्स होंगे ना उसमें 5-5, 6-6 पेज में ये सब लिखी हैं, और उसमें ही मैंने केवल कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे सिविक रिपब्लिकनिज्म, एंशिएंट ग्रीस और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। फिर आपका ये जो थिंकर्स हैं सैलिया बन हबीब, जोसेफ कोहेन। तो केवल जो है ना आपको
कीवर्ड्स ही अपने नोट्स में लिखते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, वो है हम इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब वो चेक करने वाला होगा ना, जब आपके कॉपी पढ़ेगा ना, तो अगर आपका जो है इंट्रोडक्शन अच्छा है ना, इंट्रोडक्शन कैची है, तो वो आपका जो आंसर है वो आगे पढ़ेगा। तो इसके लिए ना मैंने एक और डॉक्यूमेंट जो है ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर एक ये पूरा डॉक्यूमेंट अपना तैयार किया था, जिसमें मैंने केवल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने लिखे थे। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तो आप देखें जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में लिबरलिज्म के इंट्रोडक्शन हो गया, उसका कंक्लूजन हो गया, सोशलिज्म का हो गया इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन हो गया, सिमिलरली मार्क्सिज्म के ऊपर, फासिज्म के ऊपर। तो ये हर टॉपिक के हर पूरा सिलेबस मैंने अपने हर जो सिलेबस का हर एक वर्ड है उसके ऊपर मेरे पास जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार थे। तो आपको ऐसे जो है अपनी तैयारी को पहले से जो तैयार रखना है अपनी चीज़ों को, जिसमें आपको एग्ज़ाम टाइम पे सोचना ना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सोचेंगे ना, तो उसमें ही हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा और हम जो अपने अपने जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। रिवाइज़ के लिए मैंने बताया कि आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और बार बार इन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज़ करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए चीज़ें ऑप्शनल में, जिससे कि आप जो है अपना ऑप्शन जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकें। मैं डेली 9 से 10 घंटे पढ़ता था, उसमें कम से कम मैं 4 घंटे तो ऑप्शनल को दिया करता था। क्योंकि ऑप्शनल अब खुद में कितना इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल गेम चेंजर होता है। ओके। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो जो टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं उनको लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई पहले आप PYQs ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। PYQs बहुत अच्छे से लिखें, सारे PYQs कम से कम 5 साल के जो हैं पिछले आपको लिख देने चाहिए। क्योंकि आप देखें मैंने 2024 में ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि यार PYQs जो है ना उन्हें इनडायरेक्टली रिपीट किया जा रहा है, उनके जो वर्ड्स हैं उन्हें चेंज करके क्वेश्चन में। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs आपको थीम बताते हैं कि यार इस थीम पे यूपीएससी आज फोकस कर रहा है। जैसे ह्यूमन राइट्स है, कल्चरल जो इम्पीरियलिज्म और ये सब चल रहा है, इस पे यूपीएससी आजकल बहुत फोकस कर रहा है। और आप देखेंगे ना ह्यूमन राइट्स और इस सब के ऊपर 2-3 साल से मैं जो है क्वेश्चन वो देखता आ रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके जाएँ। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। मैंने अपने जो है अपनी तरफ से बता दिया है कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागे ऑप्शनल में, एक सोर्स पर स्टिक करें। आप चाहें तो मैम के नोट्स कर सकते हैं। वरुण सिंह सर, सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है एफिशिएंटली? यार पॉलिटिकल साइंस का मैं बता सकता हूँ। पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा ऑप्शनल है, तो करीब 5 से 6 महीने आपको ऑप्शनल को देने पड़ेंगे अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का रिवाइज़ करें। अब साथ में रिवाइज़ करते जाएं कि जो आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में उसे पढ़ते ही जाएं। मैंने शुभ्रा रंजन IAS जो है उससे कोचिंग ली थी ऑप्शनल की कोविड के टाइम पे। जीएस मैंने खुद से तैयार किया था पूरा। जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैथ्स ऑप्शनल के लिए क्या करूं प्लीज़? यार मैं सही मतलब इंसान नहीं हूँ मैथ ऑप्शनल के लिए बताने के लिए। आप किसी ऐसे टॉपर की वीडियो देखें जो जिसका मैथ ऑप्शनल हो। मेरा PSIR था। एक साल ऑफलाइन कोचिंग की थी क्या? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी। यार ऑनलाइन कोचिंग में ना आप एक तो क्या है बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन कोचिंग में मुझे ये लगता है दिल्ली जाके इतना सारा वहाँ पे रहना, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं दिल्ली में। दूसरा कोचिंग जब आने जाने में है ना बहुत टाइम बर्बाद होता है वहाँ पे। तो आई थिंक कि ऑप्शन ऑनलाइन मीडियम ज़्यादा बेटर है। फिर वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑनलाइन मीडियम नहीं समझ आ रहा है तो आप ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। अब UPSC इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट बॉडी और नॉट, यार वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर डेट। हमें तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है और इस स्टेज से ज़्यादा इससे जो एक साइकिल है वहाँ से बाहर जल्दी जल्दी निकलना है। नहीं, मैंने CAPF का एग्ज़ाम नहीं दिया था।
I have shared my GS strategy Apurva in my previous video. You can watch that video. बिल्कुल निकाल सकते हैं 2026 का एग्ज़ाम। आप अभी से पढ़ाई चालू करो, और अगर आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे तो श्योर है कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 5 साल के जो प्लान है वो बना के चलें एग्ज़ाम को निकालने के लिए। करीब एक से 1.5 साल आपको, अगर जो बिगिनर हैं उनको 1 से 1.5 साल तो लग जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में, तो आप इतना टाइम तो लेके ही चलिए। मुझे लगता है आपको PSIR है जो इंग्लिश मीडियम में ही जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि जो PSIR की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इंग्लिश में ही हैं सारी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो ये आपको ही बेटर लगेगा। किसी और मीडियम में अगर आप अपना ऑप्शनल लिखते हैं तो आपको, मुझे लगता है, दुगना चौगना काम हो जाएगा, उसमें आपके लिए बढ़ जाएगा। PSIR के जैसे ऑप्शनल को तो हमें लगता है इंग्लिश मीडियम के अलावा और मीडियम में नहीं, मुझे लगता है जो है वो लिखना चाहिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इंग्लिश में ही हैं PSIR की। ठीक है, PSIR के लिए करंट अफेयर मैं बता दूं, PSIR में करंट अफेयर के पीछे आपको बहुत नहीं भागना है। PSIR में जो करंट अफेयर है ना वो केवल 20% है। आप जो स्टैटिक नॉलेज पढ़ेंगे ना, जो आपके नोट्स हैं, आप उनसे ही बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। आप करंट अफेयर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर आप प्रीलिम्स के बाद अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकें मैम का, तो मैम क्रैश कोर्स में सारे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो सारी ही कवर करवा देती हैं। आप उन्हें ही पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपका जो है मेंस बहुत अच्छा जाएगा। आपको करंट अफेयर में केवल, अगर मैं आपको बता दूं कि आप ORF जो है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उनके जो आर्टिकल हैं वो आप पढ़ सकते हैं। IDSA के जो आर्टिकल्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आई थिंक वो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट में कुछ चेंज, उसका नाम चेंज हो गया है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको लगता है कि कोई एक अच्छी कैची सी लाइन है तो आप वो जो है अपने नोट्स में लिख लें, जिसको आप इंट्रो, कंक्लूजन या फिर बॉडी में कहीं पे भी यूज़ कर सकें। आपको पूरा आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में। आपको बस 1 या 2 लाइन, होता भी नहीं है वो इम्पोर्टेंट पूरा आर्टिकल, शायद 1 या 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे जो आर्टिकल है उसमें। तो आप वो कहीं पे लिख लें और उसको अपने ट्राई करें कि आप अपने आंसर में इंटीग्रेट कर सकें। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया कि आप जस्ट जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें, वो मंथली मैगजीन है उन्हें पढ़ें। मेरा ऑप्शनल का स्कोर जो है वो 270 था। बताया तो भाई 270। मेरे ग्रेजुएशन में मैंने BA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, उसके बाद मैंने MA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, और फिर मैंने JRF भी MA पॉलिटिकल साइंस में ही क्लियर किया हुआ है। दिस वॉज माई 3rd अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसे एंड करते हैं हम। ये ऑप्शनल स्पेसिफिक वीडियो थी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ऑप्शनल पे स्टिक रहूं। आप GS की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो आप और टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरी भी मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें अपनी GS की स्ट्रेटजी शेयर की है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और ऑप्शनल देखिए, PSIR एक बड़ा ऑप्शनल है, बट ये स्कोरिंग ऑप्शनल है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो प्लीज़ इससे डरे ना, और इसको सिलेबस को देख के एंजॉय करके इसके सिलेबस को पढ़ें, सो यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।